स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार डीलेट हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हमने आपको हिंदी भाषा ध्वनियों को सुनकर समझना एवं उसका अर्थ ज्ञान करना के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। तो हम पिछले वीडियो में ध्वनि के मूल तत्व के बारे में पढ़े थे। तो ध्वनि के मूल तत्व क्या क्या थे? ध्वनि के मूल तत्व कुंडा भी देख लीजिए। इसके पहले ध्वनि की मूल तत्व पहला था स्पष्टता। ध्वनियों में स्पष्टता हो, एक एक शब्द सुनाई पड़े, अच्छे से पड़े, सुव्यवस्थित हो। दूसरा क्या था? सुशब्दता। जब आप स्पष्ट बोलेंगे तो सुनाई भी स्पष्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या कि तरंगता। तरंगता के अंतर्गत क्या था? ध्वनियों में उतार और चढ़ाव। बोलने में क्या हो? उतार और चढ़ाव। उसके बाद सार्थकता। वाणी ऐसी सार्थक हो, निरर्थक न हो, सार्थक हो। शब्द ऐसे जो सार्थक हो, अर्थ ऐसे निकले जो सार्थक हो। उसके बाद क्या था? शुद्धता। ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण में शुद्धता होनी एवं प्रस्तुति होनी चाहिए। यदि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो हिंदी में खासकर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़े हैं ध्वनियों के विषय में वर्तमान स्थिति। आज की वर्तमान स्थिति में ऐसे आगे हैं कि कुछ ध्वनियाँ कन्फ्यूजन उत्पन्न करती हैं और कुछ ध्वनियाँ विलुप्त होती चली जा रही हैं। जैसे एक ध्वनि हमारी है री, दीर्घ री। री के बारे में वर्तमान स्थिति ये है, ये शब्द प्रायः विलुप्त होता चला जा रहा है और ये प्रयोग में आता भी कहाँ है? तो सिर्फ तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसी में इसका प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। उसके बाद क्या है? वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि नीचे का ओठ ऊपर के दांतों के पास श्वास होता है, पास होता है, इसीलिए इसका दो उच्चारण स्थान है। क्या बहुत पूछता है? दंतोष्ठ। ठीक, कभी कभी पूछता है दंतोष्ठ में कौन सा संधि है? ये संधि है। तो दंतोष्ठ में कौन सा संधि भैया? एक चुटैया की दो चुटैया? एक चुटैया। एक चुटैया रहता है तो कौन सी संधि होती है? यानी चाहे ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, अगर ये मात्रा आ जाएंगे तो कहते हैं गुण संधि। इससे हम एक चुटैया क्यों कहते हैं? कि भैया एक चोटी है, इसके ऊपर भी सिरू रेखा के ऊपर एक एक चोटी रहती है, चाहे ए की चोटी हो चाहे ओ की चोटी हो, गुण संधि। ठीक, अब देखिए गुण संधि, सन विच्छेद करूंगा दंत प्लस ओष्ठ। ठीक, प्लस ओ बराबर ओष्ठ। तो अब देखिए तो दंत ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों। वह का उच्चारण स्थान बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा दंत का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। उसके बाद आता है स का उच्चारण। तो स कितने प्रकार के होते हैं? स तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स याद रखिएगा। डीलेड में बहुत क्वेश्चन पूछता है ये कि स कितने प्रकार के होते हैं? तो स तीन प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऐसे स दे देता है इसका नामकरण। पहले आप लोग कहते थे शरीफा वाला स, खटकुरवा वाला स, सरौता वाला स। अब ये नहीं है, इसका नामकरण है, उच्चारण स्थान है। अब इसके उच्चारण स्थान जो है वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया हुआ है पालनी के द्वारा। तो ये क्या है? तालव्य से। अभी आगे पढ़ाएंगे। ये क्या है? मूर्धन्य से। और ये क्या है आपका? दंत। तो जो ये स है
नेक्स्ट देखिए, ये स है। अब इस स का आप देखेंगे तीनों लगता है स है, लेकिन इसका ये एक स है, एक स है, एक स है। इससे मूर्धन्य स कहते हैं। क्यों मूर्धन्य स कहते हैं? क्योंकि देखिए जब भी होता है उसका उच्चारण स, तो आपका जीव एकदम मूर्धान उसी में ऐसे उठ जाता है। ये सिंपल सा दंत, ये तालव्य स स स। देखिए जीव जो होता है तालु से स्पर्श किया हुआ, तो इस स का स्थान धीरे धीरे ये स लेता चला जा रहा है और धीरे धीरे इसका विलुप्त की ओर बढ़ रहा है। डो ढो क्या है? ड ढ। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। कभी कभी कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो याद रखिएगा डो ढो। ये जो ड ढ है ये उच्छिष्ट व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है? ड ढ। कभी कभी इस हिसाब से दे देता है, जैसे मान लीजिए पूछ ले उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है, ड है कि ड है कि त है कि प है। आप दो निगलेक्ट कर देंगे, फंसेंगे इसी में, ये है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आप पहली बार में अगर आपका आंसर आ गया, आप पढ़िए, उसके बाद दिमाग में आप आंसर ले आइए। सिर्फ आपको करना क्या है, आप चारों ऑप्शन मिलाइए, जो आपका आंसर दिमाग आंसर दे रहा सही, अगर उसमें मिल जा रहा तो आपका क्वेश्चन 99% सही होता है, ये हमारे हिसाब से। तो ड ढ जो है ये उच्छिष्ट व्यंजन है। नेक्स्ट है आपका क्षत्रज्ञ, संयुक्त व्यंजन, जिसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्ताक्षर वर्ड कौन कौन से हैं? संयुक्त अक्षर मतलब जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो। जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो वही हमारा है संयुक्ताक्षर। ठीक, तो संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? छ, त्र और ज्ञ। संयुक्त मतलब अब दो कौन से अक्षर हैं जो मिलकर बना है, जिससे छ बना है? तो क प्लस त बना है, त प्लस र, ज्ञ बना है, ज्ञ प्लस य। अभी ये पूर्ण नहीं है, अभी इसमें थोड़ी सी टुटिया है, और वही टुटिया आप लोग गलती करते हैं, एग्जाम में आ जाता है। देखिए, तो हलंत के नीचे होता है, आधा क और स मिलकर छ बना है, आधा त और र मिलकर त्र बना है, आधा ज और य मिलकर ञ बना है। क्लियर? एग्जाम में पूछता बहुत से कि संयुक्ताक्षर किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो संयुक्ताक्षर छ जो है क प्लस स से मिलकर बना है, त्र जो बना है त प्लस र से मिलकर बना है, और जो ज्ञ बना है ज प्लस ञ। ठीक, किससे बना है? ज प्लस ञ। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे आप टेट दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए, या डीलेट की एग्जाम दीजिए। कन्फ्यूजन कहाँ उत्पन्न होता है? 1 मिनट में आपको कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए संयुक्ताक्षर किन दो वर्णों से मिलकर बना है, क्वेश्चन यही है, छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। पहला मान लीजिए क प्लस स, दूसरा मान लीजिए क प्लस स, तीसरा मान लीजिए क प्लस स,
चौथा मान लीजिए क प्लस है। देखिए आपको मालूम है कि दो वर्डों से मिलकर बना है, कौन कौन से? क प्लस है। देखिए चारों में क प्लस है, यहाँ भी क प्लस है, यहाँ भी क प्लस है, यहाँ पर भी क प्लस है, यहाँ पर भी क प्लस है। अंतर क्या है? मामूली सा अंतर है। यही मामूली अंतर आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न कराता है। देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ देखिए ये जो बनता है इसके नीचे हलंत रहते, यानी इनमें से स्वर आधा क और स मिलकर छ बना, आधा त और र मिलकर त्र बना, ज मिलकर यही आपका कन्फ्यूजन है। इसको आप कायदे से पढ़िए, यानी इस तरफ का जो होगा यहाँ हलंत लगा है, इस तरफ जो हलंत नहीं लगा है, यानी देखिए ऐसे बना है क प्लस स प्लस अ, ये है छ का। देखिए त्र का क्या है? त प्लस र प्लस अ। ज्ञ क्या क्या है? देखिए ज्ञ ज प्लस ञ प्लस अ। क प्लस, देखिए क प्लस स बराबर स, त्र प्लस र बराबर र, ञ प्लस अ बराबर। क्लियर? तो यही है। देखिए क प्लस स पूरा हो गया, क प्लस स बराबर छ, त्र प्लस र बराबर र। ये हमारी इस पर फोकस देने का मतलब है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है कि संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन सा है। ये है चीज़ें जो कि ध्वनियों के विषय में वर्तमान स्थिति बदल जा रही है। री का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। वह दंतोष्ठी है। स का प्रयोग तीनों स में से मूर्धन्य स को धीरे धीरे स में परिवर्तित हो जा रहा है। छ प्लस र संयुक्ताक्षर में भी कभी कभी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा बढ़ रहा है श्रवण कौशल। वास्तव में श्रवण कौशल है क्या? श्रवण मतलब होता सुनना, कौशल मतलब होता जस होना, यानी सुनने में दक्ष होना ही क्या कहलाता है? श्रवण कौशल। ये क्यों आवश्यक है श्रवण कौशल? देखिए श्रवण कौशल का अर्थ ये होता है कि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास करने से जिससे बच्चा किसी कथन को आसानी से या ध्यान से सुन सके और उस पर अपना विचार विमर्श कर सके तथा सुनी हुई बात को चिंतन एवं मनन कर सके और उस पर निर्णय ले सके। ठीक, कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना, सुनने की ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे बच्चा सुनी हुई बात को चिंतन एवं मनन कर सके और उस पर अपना निर्णय ले सके। तो सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण कौशल। कौशल कितने होते हैं? हिंदी में कभी कभी पूछता है कि कौशल कितने होते हैं, तो कौशल होते हैं भैया 4। उसी के अंदर है पहला कौशल हमारा सुनना। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए, कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, तीसरा है पढ़ना, तब नेक्स्ट है लिखना। ठीक, इसी में पूछता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पूरा कागज होता है, मतलब उसके अंदर को न तो सामाजिक न तो नैतिक कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जैसे ही माँ की गोद में जन्म लेता है, तो सबसे पहले क्या करता है? बोल तो पाता नहीं, धीरे 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 भाई उस परिवेश से बात है। बच्चा 1 महीने 2 महीने 3 महीने को होता है तो बोलता नहीं, सिर्फ रोता। उसका एक ही एक्टिविटी से रोना, तो पहले सुनता है। यही है हमारा श्रवण कौशल। पहला क्या है? सुनना। तो श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? यही है कि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना कि बच्चा किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुन सके और उस पर चिंतन मनन कर सके ना। यही हमने कहा था ना। तो बच्चा पहले क्या करता है? ध्यानपूर्वक सुनता है, बार बार आपको मुंह को तरफ देखता है,
और तब धीरे धीरे वो जो प्रयत्न करता है, जो बोलता है, उसे सुनने के द्वारा जो सुनता है, अगर आप स्पष्ट बोलेंगे तो बच्चा भी स्पष्ट बोलेगा, अगर आप अस्पष्ट बोलेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा भी अस्पष्ट बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अब बोलने में क्या है, जब आप बोलेंगे तो आप में उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उतार और चढ़ाव होना चाहिए। इन सब का बोलने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दो चीज़, शुद्धता होनी चाहिए और दूसरा है उतार और चढ़ाव, उतार एवं चढ़ाव, अवरोह एवं आरोह। शुद्धता मतलब एक ही आज चीज़ को शुद्ध बोलेंगे तो बालक भी शुद्ध बोलेगा। ठीक, अगर बोलते समय आप अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग करेंगे तो व्याकरण के वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा और वैसे भी गलत हो जाएगा। तो शुद्धता पर अगर आप ध्यान देंगे तो बालक भी, जब आप शुद्ध बोलेंगे तो जो सुनने वाला है वो शुद्ध बोलेगा, तब जब शुद्ध सुनेगा, जब आप शुद्ध बोलेंगे तो वह शुद्ध सुनेगा, फिर वो शुद्ध क्या होगा, वो शुद्ध बोलेगा। जैसे आप बोलेंगे वैसे वो सुनेगा, वैसे शुद्ध बोलेगा। नेक्स्ट है उतार एवं चढ़ाव। यह भी आप बोलते समय उतार एवं चढ़ाव पर ध्यान देते हैं तो उसमें भी ये सोने का सुहागा वाला काम करता है। ठीक, देखिए अब सुनना और बोलना एक दूसरे के पूरक है, इससे अलग नहीं कह सकता। सुनना और बोलना एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनको पृथक पृथक नहीं कह सकता। जैसा बालक सुनेगा वैसे ही उसका उत्तर देगा। बच्चे आमतौर पर सुनने और बोलने के दौरान निम्न प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे देखिए, जब किसी चीज़ पर बालक ध्यान नहीं देता है तो उस पर ध्यान देता है। जब आप बोलेंगे तो जब सुनेगा उस पर ध्यानपूर्वक सुनता है, बारीकी से देखता है। ठीक, तो ये है सुनना। श्रवण का अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुनना और बोलना, सुनने के बाद क्या होता है, बोलना। जब बच्चा अच्छे से सुनेगा तो अच्छे से वो बोलेगा भी। अब वर्णों की संज्ञाएं क्या क्या है, वर्णों की संज्ञाएं। संज्ञा मतलब हमने आपने पढ़ाया था, संज्ञा मतलब होता है पहचान। अब यहाँ किसकी पहचान कराएंगे, वर्णों की पहचान कराएंगे। अब वर्णों की पहचान के अंतर्गत क्या क्या है, पहले क से लेकर ज्ञ तक चलते हैं। ठीक, क से लेकर ज्ञ। अभी आप पढ़ेंगे या बताएंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन एग्जाम में बहुत पूछता है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जब उच्चारण, देखिए जब कोई भी शब्द का उच्चारण आप करेंगे तो भैया पिछली वीडियो में बताया था कि किसी यंत्र की सहारा लेना पड़ता है। तो मुंह हमारा क्या है, एक यंत्र है। जब हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो जीभ, ताल, कंठ, ठीक, और जिह्वा, उदात्त, अंदाज जो भी है, इन सब वर्ण मिलकर ही, ये सारे यंत्र मिलकर ही किसी वर्ण का निर्माण करते हैं। यानी ये सब क्या है, मशीन है, ये सारी मशीन मिलकर ही किसी ही वर्ण का निर्माण करते हैं। तो अब स्पर्श व्यंजन, यही जीभ जब हमारा अंदर मुंह के अंदर ऊपर की ताली नीचे की जाल कंठ को जो स्पर्श करता है, छूता है, वही स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक, जैसे दांत को छुआ दंत, ओष्ठ को छुआ तो ओष्ठ, मूर्धन्य को छुआ तो मूर्धा। इन्हीं के आधार पर देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन से है, तो क से लेकर म तक, यानी क वर्ग से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक।
स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। चलिए यहाँ तो बात आती है। अब क वर्ग क्या है? कभी कभी पूछता है कि वर्गों की संख्या कितनी, वर्णमाला की बात चल रही है, क से लेकर ग तक वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या 5 है। क वर्ग, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप कोई भी एग्जाम देंगे। तो क वर्ग, कभी कभी इसे कु वर्ग भी कहते हैं संस्कृत में, चू वर्ग, चू वर्ग मतलब च वर्ग, टू वर्ग, टू वर्ग मतलब ट वर्ग, टू वर्ग, टू वर्ग मतलब त वर्ग, और पू वर्ग, पू वर्ग मतलब प वर्ग। अब हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे क है, इसके अंतर्गत क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंग। चू वर्ग के अंदर 5 वर्ड हो गए, च, छ, ज, झ, उ। ठीक, टू वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ळ। टू वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पू वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, न। यही हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब किस किस को क्या क्या नाम दिया गया है बाद में बताएंगे भी। यहाँ सिंपल सा चीज बता रहे हैं। कु वर्ग किसके अंतर्गत होता है? दंत के अंतर्गत। ठीक, तो ये हुआ। क वर्ग क्या कहते हैं? दंत। त वर्ग क्या कहते हैं? ताल। अभी आगे और अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे ट वर्ग क्या कहते हैं? मूर्धा। स वर्ग को, सॉरी, इसको कंठ कहते हैं। ये क्या गया? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। कभी कभी पूछता है ख किसके अंतर्गत आएगा? कंठ के अंतर्गत, ताल के अंतर्गत, मूर्धा के अंतर्गत, दंत के अंतर्गत। अच्छे से देख लीजिए एक बार, हमें लगता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर देख लीजिए क्या है ये जो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, स्पर्श व्यंजन क्यों नाम पड़ा? हमने कहा ना जिन जिन चीज, अगर कंठ को स्पर्श किया तो कंठ, तो क, ख, ग, घ, अंग, ये किसके अंतर्गत आए? कंठ के अंतर्गत। कभी कभी कहता है ख क्या है? कंठ है कि ताल है, मूर्धन, दंत। हमने आपको कक्षाओं में पढ़ाया है, संस्कृत में आप पढ़ेंगे, एक सूत्र है सिंपल सा, अगर आप उसको याद कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे क्या क्या है। अकु विसर्य नाम कंठ। देखिए अकु, कु का मतलब कुवर। कुवर के कितने अंक, कौन कौन से वर्ड आएंगे? 5 वर्ग।
क ख ग घ अंग। चू वर्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे? च छ ज झ इ। टू वर्ग के अंतर कौन कौन से वर्ड आएंगे? ट ठ ड ढ ड़। टू वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे? त थ द ध न। पू वर्ग के अंतर प फ ब भ म। ठीक, तो ये रहा हमारा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से है? क से लेकर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। और सिंपल लिखना हो तो लिखिए क से लेकर म तक। क से लेकर कोई पूछ ले कि क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन है, एक अस्पर्श व्यंजन, एक पुष्प व्यंजन। इतने जो है ये सब स्पर्श व्यंजन है। क्यों स्पर्श व्यंजन कहा गया? क्योंकि कोई कंठ को स्पर्श करता है तो कोई ताल को स्पर्श करता है, तो कोई मूर्धन्य को स्पर्श करता है, कोई दंत को स्पर्श कर रहा है, कोई ओष्ठ को स्पर्श मतलब छू रहा है। ठीक, तो ये रहा है आपका स्पर्श व्यंजन। कभी कभी पूछ लेता है तो म क्या है? तो म स्पर्श व्यंजन है। ठीक, तो अब आपको भूलना चाहिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। ये इसी को मान लीजिए क से लेकर म तक या क से म तक, इसको भूलिएगा। मैं स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर म तक जो भी व्यंजन पढ़ेंगे सब स्पर्श व्यंजन। अगर एग्जाम पूछा स्पर्श व्यंजन कौन है, लिखिए क से म तक, नहीं क से म तक लिखिए, पूरा लिखिए क से लेकर यहाँ तक, जैसे आपको लिखना हो। ठीक, अब म के बाद क्या आता है? य व। कभी कभी कहता है अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर। तो जो हमारा य और व है ये अर्ध स्वर है, न तो स्वर में होता है न तो व्यंजन, इसलिए इसको अर्ध स्वर में रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन कौन से है? देखिए अंतस्थ व्यंजन अभी याद करिए, सिर्फ इसके बारे में बता नहीं, सिर्फ आपको याद करना है। तो य व र ल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपका म के बाद चलेंगे क प फ ब भ म य व र ल। य व र ल, य व र ल व, य र य व र ल। य व र ल जो है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ, अंत के इतना याद रखिए पहले कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य व र ल अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो क से लेकर म तक जो भी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अर्ध स्वर कौन सा है? तो य व अर्ध स्वर है। अभी आप सब पढ़ लेंगे तो बाद में कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, तो अभी कह रहे हैं अर्ध स्वर दिमाग में बढ़ रहा है। अर्ध स्वर कौन सा है? य व। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? आंख मूंदिए, देखिए क से लेकर म तक जितने व्यंजन है सब स्पर्श व्यंजन है। अर्ध स्वर कौन सा? य व। अंतस्थ स्वर कौन सा? य व र ल व। बच्चा क्या? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन है कौन? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन सा है? वही भी तीनों सा की जो हमने बात किया था। स, स, फिर स, फिर र। कौन सा है? स, 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 र। ये है हमारा उष्म व्यंजन। देखिए अगर आप कहेंगे गर्मी आएगी, स, स, फिर स, सॉरी र नहीं है, स, है। देखिए अब क से लेकर म तक स्पर्श, म के बाद क्या आया? य व र अर्ध स्वर। उसके बाद क्या आया? अंतस्थ, य व र ल अंतस्थ। उसके बाद उस व्यंजन बचा क्या? क्षत्रज्ञ, क्षेत्र ज्ञ। तो क्या हुआ? क्षेत्र ज्ञ। किसके अंतर्गत?
बताइए संयुक्ताक्षर। ये रहा हमारा क से लेकर ज तक और वर्गों की संज्ञाएं। इन संज्ञा मतलब नाम, इन सब वर्णों का नाम दिया गया है, यानी वर्ण के नाम। आई बात समझ में? किस किस वर्ण का क्या क्या नाम है। तो क से लेकर म तक जो नाम दिया गया वो इसका नाम दिया भैया ये सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक, क्यों स्पर्श व्यंजन कहा गया? कोई कंठ को छू रहा है, कोई ताल को स्पर्श कर रहा है, कोई मूर्धा को स्पर्श कर रहा है, कोई दंत को स्पर्श कर रहा है, कोई ओष्ठ को। देखिए एक सूत्र था अकु विसर्जय नाम कंठ, इचु यसा नाम ताल, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितु रसाणाम दंता, वो माध्यमीय ओष्ठ है। ठीक, तो ये वर्ण के नाम। तो क से लेकर म तक क्या कहा गया भैया? स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद यह हुआ क्या कहा गया भैया? ये अर्ध स्वर है। उसके बाद यह हुआ र ल को क्या कहा गया कि ये अंतस्थ वर्ण है। बचा क्या? स स स ह को क्या कहा गया? ये उष्म व्यंजन है। छ त्र ज्ञ को क्या कहा गया? ये स्पर्श व्यंजन संयुक्ताक्षर वर्ण है। संयुक्ताक्षर वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना? अभी हमने बताया था। छ देख लीजिए किस किस से मिलकर बना है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। क प्लस त्र, त प्लस र, य, ज प्लस ई। अब इसमें बताइए हमने अशुद्ध क्या लिखा है? अब बस इसके जस्ट पहले ही बताए हैं, इसमें अभी ये शुद्ध नहीं भी अशुद्ध है। क्या हम लिख देंगे? शुद्ध हो जाएगा। तो ये इनके नीचे हलन, इनके नीचे हलन, इनके नीचे हलन, यानी क आधा क और स मिलकर क्या बना? छ। आधा त और र मिलकर क्या बना? त्र। आधा ज और य मिलकर क्या बना? तो ये रहा हमारा वर्ण की संज्ञाएं, किन किन नाम से इनको संबोधित करते हैं। और डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे स्पर्श व्यंजन पूछे, चाहे अर्ध स्वर पूछे, चाहे अंतस्थ पूछे, चाहे उष्म पूछे, चाहे संयुक्ताक्षर पूछे। क्लियर? तो एक बार देखिए, हम स्क्रीन पर से इसको हटा दे रहे हैं। अब आपको बताना है हमारा क्या था? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? पहला अर्ध स्वर, अर्ध स्वर के बाद हमने क्या बताएं? अंतस्थ। अंतस्थ के बाद हमने क्या पढ़ाया? उष्म, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, उसके बाद पांचवा हमने क्या बताया आपको? संयुक्ताक्षर। यही 5 में से अब हम आपको हम लिखेंगे, आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए छ, छ किसके अंतर्गत आएगा? स्पर्श व्यंजन के अर्ध स्वर की उष्म व्यंजन की संयुक्ताक्षर। क्या कहे आपने? उष्म व्यंजन नहीं, छ संयुक्ताक्षर वर्ण के अंतर्गत आएंगे। अब यहां देख लीजिए, अब आप बताइए एक एक की उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। उष्म व्यंजन जिसको कहने में सबसे ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ी, और ताकत इतनी लगा दे कि गर्मी आ जाए। तो कौन से वर्ण हैं जो उष्म वर्ण हैं? कौन से वर्ण हैं बताइए? अभी आपको बताए थे। अब यहाँ आपका टेस्ट हो रहा है। उष्म व्यंजन कौन सा है? क्षत्रज्ञ नहीं, कौन सा है? स, स, फिर स, ये हमारा उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क्षत्रज्ञ नहीं, कौन सा है? अंतस्थ। य, व, र, ल। ठीक, संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन सा है? छ, त्र और य। अर्ध स्वर कौन सा है? य, फिर उसके बाद व।
स्पर्श व्यंजन कौन सा? सबसे लंबा, लेकिन हम इसको बहुत छोटे बना देंगे। क से लेकर म तक। ठीक, कहीं लिखेगा क से लेकर म तक, कहीं लिखेगा उ वर्ग से लेकर, वर्ग से लेकर कहाँ तक? उ वर्ग तक। कभी कभी पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? क से लेकर चलेंगे। ठीक, तो एक वर्ग में कितने वर्ग हैं? 5। 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी? 5 25 25। तो स्पर्श व्यंजन में कुल संख्या कितनी है? 25। आर्स्वर कितने हैं? 2। अंतस्थ कितने हैं? 3 4। कौन कौन सी? य व र ल। उस व्यंजन कितने हैं? स स स है। संयुक्ताक्षर कितने हैं? छत्र। अब इसमें से आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार लिखिए, फिर उस पर मनन करिए। अभी आप सुने होंगे, देखे होंगे, अब आपको क्या करना है? मनन करना है। कैसे मनन करना है? शुरू से ले लीजिए कि स्पर्श व्यंजन क्या हमने पढ़ाया था। तो एक बार सेट कर लीजिए दिमाग में, क से लेकर म तक जितने होंगे सब स्पर्श व्यंजन होंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़े, जितने आप पढ़ेंगे, जितने आप सुनेंगे, उतने ही आपके अंतर्गत वो चीज़ें एकदम कंठस्थ होती चली जाएंगी। तो आज हमने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ा दिया, आप कभी भूलेंगे नहीं। क से लेकर म तक संयुक्ताक्षर वर्ण कौन सा है? छत्र ज्ञ। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? य व र ल। अर्थ वर्ण कौन सा है? य व। और अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वह य व र ल। तो अब ध्वनियों का वर्गीकरण। ठीक, ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, सबसे कम समय लगे, वो ह्रस्व होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में दूना समय लगे, जब दूना समय लगे तो क्या होगा? दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, तो हम चर्चा कर रहे हैं ह्रस्व और दीर्घ के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है ध्वनियों का वर्गीकरण। हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक हवा निकलती है। हवा के आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। श्वास निकलता है, श्वास के आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। एक होता है रस, दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक, उससे हम ह्रस्व या कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में एक अक्षर का समय लगता है उससे हम ह्रस्व कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दूना समय लगता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। तो ह्रस्व क्या है? 2। कौन कौन से ह्रस्व हैं? छोटे जो कहे जाते हैं, आप लोग कहते हैं ना छोटा है बड़ा। ह्रस्व के अंतर्गत अ, ई, उ, ये क्या है? ह्रस्व है। इन वर्णों को देखिए, कहते अ, ई, उ, री, कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। जैसे राम, नाम। ठीक, लास्ट में क्या है? जैसे नाम, देखिए नाम, नाम में ज़्यादा समय लग रहा है, म में नहीं। नाम, काम, जो दीर्घ होता है उसी पर बड़ा घात भी होता है। तो ह्रस्व का मतलब होता है जिसको कहने में सबसे कम लगे वही हमारा ह्रस्व होता है। दीर्घ होता है जिसको कहने में दूना समय लगे वो दीर्घ। से आ नहीं, आ कम समय लगाना। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये हमारा दीर्घ हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है
क्रियास्वर दीर्घ क्या है, दे देगा री क्या है, तो री क्या है, ये ह्रस्व। उ क्या है, ये ह्रस्व है। ई क्या है, ये ह्रस्व है। अ क्या है, ये ह्रस्व है। इसका बड़ा वाला दीर्घ, इसका बड़ा वाला दीर्घ, इसका बड़ा वाला दीर्घ। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अका सवर्णे दीर्घ। तो देख लीजिए, थोड़ा व्याकरण की चर्चा यहाँ पर। अका अक प्रत्याहार है, क्या कह रहा है, इसके समान कोई वर्ण आएगा, अ ई उ री, यही है ना, यही हमारा ह्रस्व है। इसके समान कोई वर्ण आएगा आगे। अब अंतर ये है, छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, दीर्घ। आ ई उ री होता है, री नहीं होता है यहाँ पर, ली दीर्घ नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा ह्रस्व और दीर्घ हो गया। तो ध्वनियों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कौन कौन से किए गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जीवा के अनुसार ध्वनियों के 4 वर्गीकरण हैं। कौन, समवृत्त, अर्धसमवृत्त, विवृत्त और असमवृत्त। समवृत्त जो मुंह खुला रहता है उसे हम समवृत्त कहते हैं। पहले अभी हम परिभाषा नहीं बताएंगे, अभी हम सिर्फ आपको इन वर्णों से परिचय करा रहे हैं। तो समवृत्त कौन है, ई उ ऊ, ई उ, ये क्या है, ये समवृत्त है। ये क्या है, समवृत्त है। ये जिह्वा के आधार पर है। कभी कभी समवृत्त वर्ण कौन से, ई उ क्या है, समवृत्त। असमवृत्त क्या है, ई उ। कौन कौन से हैं, अर्धसमवृत्त, ए उ। अर्ध मतलब समवृत्त मतलब जिसका पूरा ई उ ऊ, ये पूर्ण रूप से मुंह खुला होता समवृत्त। असमवृत्त आधा, ए उ। विवृत्त जो आ है, ये विवृत्त है। इसे क्या कहा गया है, विवृत्त। ठीक, आ को क्या कहा गया है, विवृत्त। फिर अर्धविवृत्त क्या कहा गया, अर्धविवृत्त कौन सा है, अ ए। अब बचा क्या, अ ए ओ, अ ए ओ, अ ए और ओ। ये क्या है, क्या है ये, तो देखिए कुल कितने हुए, विवृत्त नहीं, पहला समवृत्त, अर्धसमवृत्त, विवृत्त, और अर्धविवृत्त। अर्धविवृत्त। ठीक, अब देखिए समवृत्त में कौन कौन से आए, ई उ ऊ, ई उ ऊ। अभी हमने बताया आपको। अर्धसमवृत्त में कौन आएगी, ये बताइए। अब आप बताइए, ए ओ, ए ओ, ये क्या है, असमवृत्त। अब आप बताइए विवृत्त कौन सा वर्ण है, आ जो है वो विवृत्त मतलब खुला हुआ। अर्धविवृत्त मतलब अब क्या बचा, अ ए ओ, अ ए आए आओ। ठीक, तो ये रहा ध्वनियों का वर्गीकरण। 4 भाग पहले तो किसमें किया गया,
दो भागों में रस और दीर्घ। जिह्वा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण 4 भागों में, समृद्ध, असमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको कौन सा करेगा, ये वाला, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। समृद्ध मतलब खुला हुआ। कौन कौन समृद्ध वर्ड, ई ई उ, यहाँ याद रखिए, ई ई उ। आगे बाद समृद्ध कौन सा वर्ड है, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ये क्या है, समृद्ध। ठीक, याद रखिएगा एग्जाम्पल। असमृद्ध, उ के बाद क्या आता है, ए आए, याद देखिए ये अर्ध समृद्ध है। असमृद्ध क्या आएगा, ए ऐ ओ, ए औ। ठीक, यहाँ गलत लिखा हुआ, ए ओ। अब क्या है, विवृत मतलब होता है खुला हुआ, समृद्ध मतलब बंद, विवृत मतलब खुला हुआ। क्या बच्चा, आ जब कहीं देखिए, जब आ कहेंगे विवृत मतलब होता है खुला हुआ, तो आपका पूरा मुंह खुल जाता है आ। और अर्ध विवृत आधा खुला हुआ। तो इसमें क्या क्या आएगा अर्ध विवृत में, देख लीजिए, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा हमें लगता है। ठीक, तो याद रखिए, समृद्ध, असमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। विवृत मतलब बंद, अर्धविवृत मतलब आधा बंद। ठीक, समृद्ध मतलब खुला, अर्धसमृद्ध मतलब, समृद्ध मतलब बंद, असमृद्ध मतलब आधा बंद, विवृत मतलब खुला हुआ, अर्धविवृत मतलब आधा खुला हुआ। ठीक, तो ये रहा आज हमारा वर्ण की संज्ञाएं, ध्वनियों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, श्रवण कौशल और ध्वनियों की वर्तमान स्थिति। आज हम आपने सारे वर्ण की संज्ञाओं से परिचय कराया। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में निश्चित रूप से आता है। अब आप टेड वगैरह देंगे, देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, संस्कृत में हो चाहे हिंदी में, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिए, एक बार पुनः रिवीजन कर लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, ये देख लिए। कभी कभी कहता है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, क च प की ज्ञ। आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में स्पर्श व्यंजन हो तो क से लेकर प तक जितने मिलेंगे सबको अंदर करिएगा, और जितने नहीं मिले उसको बाहर करिएगा। जो यस म के बाद जितने भी हों उसको सब बाहर करिए। कभी कभी कहता है कि स्पर्श व्यंजन है य व र कित, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। अंतस्थ व्यंजन नहीं है य व र की क, तो जाहिर सी बात है, तो आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। अंतस्थ व्यंजन कौन से, जैसे देखिए शुरू देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से, क से लेकर माता स्पर्श व्यंजन है। अर्थ स्वर कौन है, य व अर्थ स्वर है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य व र ल अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्ताक्षर वर्ण कौन सा है, छत्र ज्ञ संयुक्ताक्षर वर्ण है। उस व्यंजन कौन सा है, स है, उस व्यंजन है। ठीक, ध्वनियों का स्थान वर्गों को वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो ध्वनियों का स्थान पर, ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण 2 भागों में विभक्त होता है, ह्रस्व और ध्वन। ह्रस्व क्या होता है, जिसको कहने में सबसे कम समय लगता है, वो हमारा ह्रस्व है। और दीर्घ क्या होता है, जिसको कहने पर सबसे ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ होता है। उसके बाद आ गया आपका जिह्वा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, कितने आधार पर किया गया, 4, समृद्ध, असमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। इसको आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो आप उसी में गड़बड़ा जाएंगे। तो ई उ ये जो भी है आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार कायदे से पढ़ लीजिए और आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे सरल क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गए तो समझ लीजिए आपका सब कुछ गड़बड़। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं।
हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है। तो हमारा आपको वीडियो कैसे लगा इस पर जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।